कथाकार, साहित्यकार, फांस और सूत्रधार के लेखक संजीव जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम इनसे जानेंगे कि वो फणीश्वर नाथ रेणु को किस तरह से देखते हैं, समझते हैं। चूँकि यह जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है और 21वीं शताब्दी का आखिरी दशक है। ऐसे समय में फणीश्वर नाथ रेणु के साहित्य को उनके दृष्टि में क्या है, किस तरह से है, चूँकि उन्होंने उनका अच्छे से अध्ययन भी किया, उनके पास संस्मरण भी है, अनुभव भी है। तो इस आलोक में आज हमारे साथ वरिष्ठ कथाकार संजीव जी उपस्थित हैं, तो आइए हम संजीव जी से जानते हैं और सवाल-जवाब का दौर शुरू करते हैं। सर, क्या हम सवाल-जवाब शुरू करें? बिल्कुल। नमस्कार। जी। जी, नमस्कार सर। अ, मेरा पहला सवाल है आपसे सर कि यह वर्ष रेणु के जन्म शताब्दी वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। ऐसे में आप जी, रेणु को किस तरह से देखते हैं या याद करना चाहेंगे? रेणु को कथाकार होने के नाते एक श्रद्धा तो मन में है ही है और उनके साथ बहुत सारी बातें जुड़ती रही हैं। तो इन सारे संदर्भों को समेटते हुए मिश्रित प्रतिक्रिया है। एक तो व्यक्ति रेणु, कलाकार रेणु हुँ, और दूसरे उम, जो उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ जो हुई हैं या उनके द्वारा जो एक तरह से विवादास्पद चीज़ें सामने आई, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नाचती रही हैं। फिर हमारे एक मित्र हैं त्रिदिव रमन जी, उन्होंने हमसे लिखवाई थी तीसरी कसम की स्क्रिप्ट। जी। तीसरी कसम यानी उनकी वो सुप्रसिद्ध कथा जो है, जिस पर फ़िल्म बन चुकी है, तीसरी कसम। तो बहुत सारी चीज़ों को मिला-जुला के रेणु मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथाकार है। जी। क्योंकि रेणु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो आप उनके किस विशेषता को लेकर के ज़्यादा मतलब आपकी दृष्टि में रेणु की क्या-क्या विशेषता है जिसको आप अपनी स्मृति में रखते हैं या याद करते हैं? जी, ये तो ख़ैर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। रेणु ने एक तरह से एक युगांतकारी पदक्षेप हुँ, या हस्तक्षेप किया। जी, इसके लिए रेणु मेरे लिए बहुत आज भी एक तरह से कृतज्ञ हम होते हैं। जी, उन्होंने जो परंपरा से आती हुई भाषा थी, उसको उसका पुनर्विन्यास किया। यानी एक रचनाकार जो है भाषा के ज़रिए जीवंत करना चाहता है दृश्यों को, चित्रों को, चरित्रों को और वो रेणु ने पहली बार वो विशेषता मतलब अर्जित की थी। ये अर्जन जो है यद्यपि उनके जो गुरु थे एक तरह से कह सकते हैं और मेरे बहुत ही प्रिय कथाकार बांग्ला के हैं, सत्यनाथ भादुड़ी। जी, वो बिगिनर कह सकते हैं या उन्मेषक कह सकते हैं। यानी उसके पहले उस तरह की भाषा नहीं थी। माने चथरु चथरुआ ऐसे इस तरह से जो अ, ये होता है भई भाषा को एक तरह से इस तरह साध लेना कि आपके सामने वो पूरा का पूरा दृश्य उपस्थित हो जाए और भाषा जी, के ज़रिए उसका चरित्र भी। जी, जब आप देखिए कि तीसरी कसम कहीं ले लीजिए, जी, तीसरी कसम में या मारे गए गुलफ़ाम, तो उसमें जो एक निरीह 50 साल का या 40 साल का एक निरीह आदमी, गाँव का आदमी, किस तरह से अप्रोच करता है, डरा हुआ, सहमा हुआ, उसे पैसे की भी ज़रूरत है। वो निडर भी जी, है और डरता भी है और जब जी, बोलता है, हर चीज़ को पकड़ता कैसे है वो? अपने ढंग से वो चीज़ों को समझता कैसे है?
ये इतनी जी, चीज़ नई होती है कि लगता है कि वो जो हीरामन है, हीरामन को पहले हमने नहीं देखा था। जी, दूसरी तरफ आपको लगता है अरे अगर अगर आप मिक्सअप करते हैं बाज़ारों में, हाटों में, पूर्णिया के अंचलों में, तो लगता है कि इस हीरामन को हम वर्षों से जानते हैं। ये जी, द्वंद्वात्मकता उपस्थित होती है। जी, हमने कहानी के अप्रोच को, जो पहले जो फ़िल्म जो बनी थी, तीसरी जी, कसम, उसकी स्क्रिप्ट जो है मास्टर लोग थे, हिंदी जी, फ़िल्म जगत के, जी, और हमारे लिए चुनौती भी थी। तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि हम कहीं से भी उठा सकते हैं और हीरामन को सामने रख सकते हैं। तो दृश्यात्मकता जो है, ध्वन्यात्मकता जो है, ये ऋण में पहली बार इतने सशक्त ढंग से हिंदी कहानी में भाषा के माध्यम से उपस्थिति थी। वो जी, उपस्थिति इस तरह से दर्ज कराई कि वर्षों-वर्षों तक वो चीज़ें हमारे लिए नई भी रहीं, याद भी रहीं। जी, उनकी कहानियाँ ज़्यादा तो नहीं, जैसे कि हमने आपसे कोई बात भी की थी, तो कुछ कहानियाँ तो अविस्मरणीय हैं। जैसे एक तो यही तीसरी कसम उर्फ मारे गए जी, भूलकाम। जी, इसके बाद संवादिया, जी, संवादिया, ठेस, जी, जी। और ज़्यादा तो नहीं, लेकिन रसप्रिया या इस तरह की हाँ, कुछ और रसप्रिया, कहानियाँ हैं। लाल पान की बेगम, जी। हाँ, लाल पान की बेगम, जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर पाया, अच्छा, लेकिन उसकी अपनी विशेषता है। अपनी विशेषता ये है कि जी, गाँव हमारा, उसके लोग, या एक तरह से कहिए कि मुझसे लोग अ, कहेंगे कि ये किस तरह बोल रहे हैं। जी, ओबीसी जिसको बोलते हैं, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, या पिछड़ी जातियाँ, जी, 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 वो पहली बार मंचस्थ होती हैं इतने सशक्त ढंग से, इतने पावरफुल उनके स्टेप्स होते हैं जब वो रेणु की कहानी में आती हैं। उसके पहले तो जो हमारा नायक है, भरत मुनि के उदात्त नायकों की तरह, हाँ, जी, वो श्रेष्ठ होगा, शिक्षित होगा, संस्कारित होगा, वीरता से ओतप्रोत होगा। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ वो आदमी जो है, हमारा आदमी है, आवर मैन, जिसे हमने हमने अब तक नहीं देखा था, नहीं पहचाना था, और जी, उनकी पहचाना भी था तो उनकी उस खूबियों को वो जिस तरह से ऋण उपस्थित करते हैं, हमने नहीं देखा था। ये ऋण की जी, खूबी है। संबदिया में ही जी, मान लीजिए कि जब वो जी, जाता है संवाद देने, ढहते हुए सामंतवाद की एक नारी औरत जब संवाद भेज रही है अपने मायके में, और दुर्दशा में है, इस बात को अगर कह देगा मायके में, यानी उसके मायके में, तो उनको पीड़ा होगी। इस पीड़ा को वो इस पीड़ा का संदेश वो क्या प्रेषित करे। जी, वहाँ भी झूठ बोलता है, वहाँ जाता है, उनकी दशा देखता है, कह नहीं पाता, लौट आता है। संवाद जो है, जो देने गया था, वो दे नहीं पाता है। तो इस तरह से जी, जो एक आदमी के मन का जो द्वंद्व है, जो भारत की गरीबी है, असहायता है, या ढहते हुए सामंतवाद से, हालांकि वो पीड़ित ही है व्यक्ति, लेकिन उसकी दर्द को वो समझता है। जी, उसके दर्द को, उसके उसके चलते वो संवादिया जो है, संवाद नहीं दे पाता, चला आकर के झूठ बोलता है। जी, तो रेणु का जो ये है, मन है, वो दर्द का चित्रण जो जिस ढंग से उन्होंने किया है वो अपूर्व है। और भी जो कहानियां हैं, ये ठेस ठेस जी, कहानी, ये रेणु के बस की ही बात थी। ठेस में एक सामान्य सा गरीब सा आदमी है, जो चटाई उटाई बुनता है, इस तरह के, उसमें जी, उस अपनी कला में वो निष्णात है, लेकिन कोई उसको कह दे कि पेट्टू है, ये करता है, वो करता है, हालांकि वो पेट्टू है वो, लेकिन उसको लग जी, जाती है।
हाँ, बात लग जाती है। बात लग जाती है। तो जी। बात लग जाने वाली बात को किस ढंग से वो ये करते हैं, खोलते हैं ऋण जी, 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 इसका मतलब है भीतर का जो ये है, भीतर के आदमी के डर, संशय, पीड़ा, उसकी कुंठाएँ, जिस तरह से वो ऋण जी उपस्थित करते हैं, ये ये क्षमता जो है, ये इसका हम इसके हम कायल हैं। जी, मैला आंचल में ही जो एक क्या कहा, एक एक अद्भुत ढंग का उपन्यास है। जी, और वो जिस ढंग से एक से एक चरित्र आते रहते हैं, लगता है इन चरित्रों को हमने क्यों नहीं देखा अब तक। ये चरित्र हुँ, बिल्कुल जीवंत हैं। ये जो जी, बासी चरित्र जो हम चारों तरफ देखते हैं, बासी चरित्रों का, चालाक लोगों का, जो बाजार, एक हुँ, तरफ बाजार नहीं, चिड़ियाखाना जो हमारे सामने फैला हुआ है, उसके बीच से इतने इतने जीवंत चरित्र हमारे सामने थे, हमने देखा क्यों नहीं? जी, और उसमें जो एक वो भारत के उस तत्कालीन भारत के जो गांधीवाद की जो मृत्यु होती है, और जो जातिवाद है, और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, उसको, बल्कि जो एक कविता है भारत माता ग्राम वासनी, जी, तो ग्रामवाशिनी। मैला आंचल शब्द उन्होंने वहीं से लिया है। यानी जी, अगर जी, मैथिली शरण गुप्त के उच्छ्वास भरे ग्राम चित्रों में, आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों नहीं सुख का मन चाहे, तो सुमित्रा नंदन पंत ने उसका एक तरह से एंटीजन तैयार किया था कि ये भारत के ग्राम सभ्यता संस्कृति से निर्वासित, खेतों में जी, फैला है धूल जी, भरा मैला सा आंचल, मैला आंचल वहां से उन्होंने लिया था। जी, और ये सचमुच में मैला आंचल, ये धूल भरे चरित्र उनके हैं, धूल धूसरित जैसे के तैसे हैं, भारत माता के प्यारे बेटे, उपेक्षित बेटे, उपेक्षित उनकी समस्याएं, जिसको किसी ने कदर नहीं दी, कभी कभी समझा नहीं कि भी इंसान है। ऐसे माटी के माटी की मूर्तों को चित्रित करने वाले लोग थे उस समय, और उसमें रेणु एक तरह से अग्रिम पंक्तियों में थे। हमारे सामने जी, नागार्जुन थे, जी, और रेणु थे, और कितने जी, कितने लोग, ये आश्चर्य की बात, ये बिहार के लोग थे। बिहार जिसको भी गाली की तरह बम्बई वाले दिल्ली वाले ये करते हैं, और बिल्कुल ही ये अभी भी जो दिल्ली में है लोग समझते हैं वो कहीं नहीं है, और सच ये है कि दिल्ली में कुछ नहीं है। एक दिल्ली है तो सबको मिलाकर है, अकेली दिल्ली कुछ नहीं है। खैर उन बातों को विषयांतर न करें। तो रेणु ने अपने 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 इस उपन्यास मैला आंचल, और कम से कम 5 कहानियों में जो जीवंत भारत की, उपेक्षित भारत की, उपेक्षित उत्पीड़ित पिछड़े समाज की जो दर्दनाक स्थितियां हैं, इसके साथ साथ उनके स्नेह का, उनके संबंधों का किस तरह निर्वाह करते हैं वो, उसका भी चित्र उपस्थित किया है। और दृश्यात्मक है सब कुछ, यानी आप विजुलाइज करेंगे, आप कभी भी अपने को उससे डिटैच नहीं कर सकते हैं। तो ये जीवंतता जो है इसके चलते में ऋण मेरे प्रिय हैं। जी, जी। हाँ, मैं अगला सवाल इसी संदर्भ में, चूँकि आप जब कहानी और उपन्यास पे आए तो मुझे लगा कि एक सवाल तो ये भी बनता है कि आप दोनों विधाओं में से किसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रिय आपको लगते हैं, रेणु कहानी के स्तर पर या फिर अपने उपन्यास में? क्योंकि दोनों 2 अलग विधाएँ हैं और आप दोनों ही विधाओं में सिद्धहस्त हैं। तो आपको ज़्यादा किस विधा में प्रिय लगते हैं? ये कठिन सवाल आपने कर दिया, क्योंकि दोनों विधाएं जो हैं, एक तरह से कथाएं जो हैं, कहानियाँ, कहानियों का विस्तार, विस्तार जो जी, है वही उपन्यास होता है। उपन्यास ब्रांच्ड होता है, यानी शाखान्वित होता है। कहानी एक लय में जाती है और एक जी, लक्ष्य को प्राप्त होती है। उपन्यास इतना बिखराव भरा होता है कि फूल भरा गुलदस्ता
या एक पेड़ होता है वो। तो मैला आंचल उस हिसाब से एक श्रेष्ठ उपन्यास है। जी, यानी ऋण की सिद्धता जो है मैला आंचल में प्रकट होती है। जी, लेकिन कुछ एक बातें ऋण छुपाते हैं। क्यों छुपाते अच्छा। हैं वो तो वही जाने। जाति जी, दंश जी, के बारे में लिखते हैं, वो प्रच्छन्न रूप से व्याप्त है पूरे के पूरे उसमें। लेकिन नायक की नायक किस जात का है इसको जाने बिना नायिका का पिता नहीं, हाँ पिता उसके साथ उसका संबंध करने पर आमादा हो जाता है अंत में। जी, जबकि इस भारतवर्ष में तब क्या आज तक या आगे पता नहीं कब तक जात के बिना कोई चीज परिभाषित नहीं होती है। हाँ। जी, और इस ये समाजशास्त्रियों का और आंदोलनकारियों का, समाज वैज्ञानिकों का काम है। पता नहीं कब तक ये चलेगा। तो उस उपन्यास में उन्होंने उस चीज को उठाया और बहुत सारी समस्याओं को उठाया। जैसे वो लक्ष्मी जो ये है, क्या कहते हैं, मठों का जो होता है, मठों में दुराचार जो होता है, जी, स्त्रियों की जो दुर्दशा है उसको उठाया। सब कुछ को उठाया, बहुत ही जीवंत सा उठाया। लेकिन उसमें अंत तक उस जात के मामले को धब्धे में डाल रखा। कैसे उभरे वो, कैसे उन्होंने ये कर दिया, यानी बेटी को अपनी देने के लिए मान लिया। ये एक तरह से मेरे लिए थोड़ी पहली सी रह गई। जी, पढ़ती पर कथा में ताजमनी दी का जो मामला है, ताजमनी दी उसकी नायिका है, वो जी, जी, सम्मोहित है नायिका। मिश्रा से, जी, जो एक जी, सामंत वर्ग का व्यक्ति है, उच्च वर्ण का व्यक्ति जी, है। और वो जो भारत नया भारत बन रहा है उसका प्रतिनिधि भी है। तो उसके प्रति उनका जो सम्मोहन है, एक नारी का पुरुष के प्रति सम्मोहन के रूप में व्यक्त होता है। लेकिन राजेंद्र यादव ने एक समीक्षा लिखी थी परती परिकथा पर। जी, मैं समझता हूँ उससे बेहतरीन समीक्षा अभी तक नहीं आई। जी, परती परिकथा पर उन्होंने सीधे सीधे समीक्षा की, पारंपरिक शैली नहीं अपनाई, सीधे सीधे उन्होंने कथात्मक शैली अपनाई। सीधे उन्हें स्ट्रेट वे में सीधे कहा। मैंने पूछा, मैंने कहा ताजमहल की, जैसे ताजमहल से संवाद करा, मैं नायिका से संवाद करते हुए उन्होंने कहा। उन्होंने मुखड़ा फेरा, नाक की लौ झिलमिलाई। इसके बाद एक एक सवाल के जरिए वो स्त्री मन के रहस्यों को, उससे जो उनके संबंध थे उसको खोलते 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 बार 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 वो इसको, जिस चीज़ से वो भागती है उस चीज़ को पकड़ते हैं। जैसे कोई पहलवान अखाड़े से भागता हुआ जाए और दूसरा पहलवान उसको घसीट फिर अखाड़े के अंदर ले आए। इस तरह से बार बार वो कहती है, तुम मेरी जित्ता को कुछ न कहो। जब वो पकड़ में आती है, यही यही रेणु का रेणुपना है। रेणुपना मतलब जी, रेणु की खासियत है। जी, रेणु जी, छुपाते हैं और जब पकड़ में आते हैं तो उसके बाद कहते हैं नहीं 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 नहीं। और राजेंद्र यादव ने उसको कम से कम उस चीज को पकड़ा। दो बड़े दो बड़े कथाकारों का वो द्वंद था, जिसको कि जी, राजेंद्र यादव वहाँ पर अपने ढंग से उन्होंने उसको, ताजमनी को रुड़ा रुड़ा के मारा कि तुम भूल गई कि तुम कौन हो। हुँ? यानी तुम जिस वर्ग की आती हो वहां से, जितन जो है वो ब्राह्मण है, वो तुम्हारा आदर क्या करेंगे। तुम क्या अपने वर्ग को भूल गई। तो वो लेकिन खुल के नहीं कहती, कहती है कि मेरे जित्ता को कुछ न कहो, मेरे जित्ता को कुछ न कहो। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं कि समझत बने न जात बखानी। मन ही मन में आप समझ सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। यानी वर्ग और वर्ण की दुर्भेद्य दीवारों को लांघते फलांगते मानव मन कैसे एक एक मनुष्य कैसे दूसरे मनुष्य के पास आता है, इसको उन्होंने ऋण ने चित्रित किया है। लेकिन इस चित्रण में उस वर्ग और वर्ण की अभिन्न दीवारों की कटुता और उसकी वास्तविकता
को एक तरह से क्या कहेंगे, कभी कभी सरपास कर गए हैं। जी, और एक कथाकार के लिए होता भी है, क्योंकि मनुष्य जी, और मनुष्य के भीतर की जो राह है उसमें कोई व्यवधान नहीं होता है। हम्म, चरणदास चोर बिल्कुल। में रानी से उसका प्रेम या नहीं प्रेम जो भी है, वो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम कह सकते हैं ये अप्रासंगिक हो जाएगा। जी, बिल्कुल। जी। सर एक चीज़ रेणु के संदर्भ में और अक्सर प्रश्न के तौर पे सामने आता रहा है, सहमति-असहमति को लेकर। तो रेणु के इस संदर्भ को आप कैसे देखते हैं? आपके इस संदर्भ में क्या राय है कि रेणु को लेकर सहमति-असहमति क्यों बनी या बननी चाहिए? रेणु को देखिए, एक कलाकार जब प्रसिद्धि की ऊंचाई पर चढ़ता है जी, तो स्वभावतः ईर्ष्या होती है दूसरे कथाकारों को, कलाकारों को। कुछ तो बातें ईर्ष्या की हैं, कुछ जी, तो बातें उनके स्केप की हैं। जैसे जी, मुझे उनकी हर चीज़ पसंद आ जाए तो फिर हम में और ऋण में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो बिल्कुल। उनकी जो उनकी ऊँचाई, उनकी बुलंदी जो है, उससे ईर्ष्या करने वाले लोग भी थे। और जी, उनकी जो छोटी-छोटी जो छोटे-छोटे स्टेप्स थे, उसके प्रति लोग कहते थे कि इसके बावजूद कैसे वो आगे बढ़ गया। तो सहमति के जी, प्रश्न जो हैं और असहमति के प्रश्न इन्हीं के इर्द-गिर्द घूमते हैं। जी, अब उसमें एक तो जैसे अभी आप शायद प्रश्न पूछना भी चाहें और मैं उसको उठा भी ले रहा हूँ, अगर जी, आपके उसमें हो प्रश्नों के दायरे में। जैसे मैला आंचल के बारे में असहमति के अनेक बिंदु उसके प्रकाशन के साथ ही उभरे हैं। पता नहीं और लोगों ने कहा है कि नहीं कहा है। मित्रों ने कहा कि मैला आंचल की शुरुआत एक छोटी नदी की तरह, एक छोटे नाले की तरह होती है। नलिन विलोचन शर्मा ने उस पर समीक्षा लिखी थी, उसके बाद से उसकी अच्छा, प्रसिद्धि। हाँ, जी, और वो पहले पटना के एक छोटे से उसमें भागलपुर में जहाँ लोग कहते हैं यहाँ छपी थी, तो मैंने वो जी, जगह भी देखी थी। तो वो तो बिल्कुल समझिए कि नेग्लेक्टेड। ये तो ओम प्रकाश जी जो हैं, ओम प्रकाश जी यानी राधा कृष्ण प्रकाशन के मालिक, राजकमल के शुरुआती दौर के एक तरह से कहिए संचालक। जी, तो ओम प्रकाश जी खोजी प्रकाशक थे, आजकल के प्रकाशकों की तरह नहीं। जी, आजकल के प्रकाशक तो खैर सिर्फ व्यवसाय, एक तरह से व्यवसाय केंद्रित हो गए हैं, जी, मुनाफा जी, पे केंद्रित हो गए हैं, उनकी बात हम क्या यहाँ करें। लेकिन ओम प्रकाश जी परम श्रद्धेय अग्रगण्य प्रकाशक थे। उन्होंने फिर जी, वहाँ जा करके उस पतली सी उस पुस्तिका को, मैला आंचल को ढूंढ निकाला। तो इसके इसके पीछे दो आदमी हुए। एक तो वो समीक्षा जो हुई नलिन शर्मा की, जो सवर्ण वर्ग से आते थे, लेकिन फिर भी उनकी जी, समीक्षा वहाँ पर वो निरपेक्ष रहे। और दूसरा वो हमारे ओम प्रकाश जी, राधा कृष्ण प्रकाशन के मालिक, तो उस समय जी, राजकमल में थे। जी, जब वो किताब फिर उन्होंने छापी और तब उस प्रयासों से तो लोग दंग रह गए, अरे जानते थे। उसका आस्वाद ही जी, बिल्कुल अलग था, हुँ, हुँ, जंगली फूल की तरह, बिल्कुल अजीब सा। जी, जी, और एक तरह से मुग्ध मुग्ध हो जाने का भाव। तो हाथी पर उनका जुलूस निकला था। शायद ही किसी हिंदी कथाकार को या किसी भी भारतीय कथाकार को ये एक तरह से जनता का क्या कहेंगे, श्रद्धांजलि, स्नेह जनता यात्रा के जी, प्रति स्नेह, श्रद्धांजलि, जी, जी, अपनापन, स्नेह, श्रद्धांजलि जी, इस तरह से निवेदित जी, होगी। जी, जुलूस निकला था हाथी पर, मैलांचल पर। और रेणु के द्वारा हस्ताक्षरित मैला आंचल की प्रतियां के लिए लाइन लगी थी पटना में। ये भी एक ये है। जी, ऋण ने ये
कीर्तिमान बनाया था। तो एक तरह से जी, इतनी प्रसिद्ध थी। दूसरी तरफ क्या हुआ कि उनका नाम मैं भूल रहा हूँ शायद, तो वो उनसे इतना ईर्ष्या में आ गए वो कि पता नहीं क्यों क्या हुई थी कि उन्होंने कहा कि ये उन्होंने सत्यनाथ भादुड़ी जिनका जिक्र मैंने किया, मेरे बहुत ही जी, जी, श्रद्धेय, अब मेरी नज़र में भारत के अप्रतिम प्रथम पांक्तेय साहित्यकार सत्यनाथ जी, भादुड़ी। जी, हिंदी वाले तो बहुत कम खोज खबर रखते हैं, लेकिन बहुत सारे जी, मित्र जानते भी हैं, बहुत सारे विद्वान जानते भी हैं उनको। तो उन्होंने कहा कि हम्म, नैना आंचल जो है सत्यनाथ भादुड़ी के ढूंढाए चरितमानस का क्या कहते हैं, कॉपी है या छाया अनुवाद है या इस तरह से कुछ कहा है, यानी जी, मौलिक कृति नहीं है। उन्हें कहना था मौलिक कृति नहीं है। मैला हम्म, आंचल की प्रसिद्धि ने उनको इस तरह से अ, पराभूत कर दिया कि उसके लिए उन्होंने बहुत सारी जुगत बिठाई। उसके लिए उन्होंने जब ढूंढाए चरितमानस का अनुवाद किया हिंदी में, बांग्ला किताब थी, बांग्ला उपन्यास, जी, जी, तो उसका अनुवाद करते समय उसको इस तरह से क्लोज ले आए, मैंने क्लोज कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, नजदीक ले आए कि जी, ताकि लगे कि हाँ ठीक अनुवाद है ये, मैंने कॉपी है उसकी। जी, देखिए मैंने तो मूल ढूंढाए चरितमानस भी पढ़ा है, अनुवाद भी जी, पढ़ा है, जी, मैला आंचल भी पढ़ा है। ये बातें बहुत परेशान करती हैं। एक तो रेणु रेणु इतनी ज्यादा प्रभावित हो गए उससे कि चारों तरफ बेगाना बेगाने से घूमते थे, क्योंकि एक तरह से चरित्र हनन था। जी, तो मामला सिर्फ इतना ही है कि रेणु के पहले भाषा में ध्वनि है, ये अवदान, जी, चूंकि सत्यनाथ भादुड़ी के संपर्क में थे वो, जी, सत्यनाथ भादुड़ी उनके वकील भी थे और गुरु भी थे और जेल में दोनों साथ भी थे। और सत्यनाथ भादुड़ी को मैंने जैसे आपको पहले कहा कि पहली बार भाषा की ध्वन्यात्मकता, भाषा की जीवंतता को लाने वाले साहित्य में सत्यनाथ भादुड़ी थे। जी, ऋण ने ऋण उनसे प्रभावित थे। वहाँ सहज रूप में ये बातें प्रभाव में आ सकती हैं, लेकिन ये कहना कि टोटली मैला आंचल जो है वो सत्यनाथ भादुड़ी के उसका ये है, कॉपी है। भावानुवाद, जी, हाँ, ये गलत आरोप है। अच्छा, इस गलत जी, आरोप का खंडन भी आश्चर्य की बात, देखिए खंडन भी किसने किया, सत्यनाथ भादुड़ी ने। सत्यनाथ भादुड़ी ने स्वयं कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं, वो एक मौलिक कृति है। और गुरु ने शिष्य को बचाया, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन सही बात यह है कि नहीं, गुरु ने वही बात कही जो सच थी। भाषा का प्रभाव, शैली का प्रवाह, भाव का प्रवाह, अंतर वस्तु जो होती है वो कंटेंट, वो भी इधर से उधर बहती चलती है। सीधे सीधे किसी पर हम आरोप नहीं लगा सकते। तो इस तरह सहमत असहमत के ये बिंदु थे, मोटे मोटे, और ऐसे बहुत सारे हैं। चरित्र के स्तर पर मैं जी, बता सकता हूँ, कहानी और जी, उपन्यास के स्तर पर मोटे मुँह बताया। जी। आपने सहमति-असहमति के संदर्भ में बहुत बड़ी जानकारी भी दी सत्यनाथ भादुड़ी जी को लेकर के, क्योंकि हिंदी में मुझे नहीं लगता कि अभी मैंने इतने व्याख्यान रेणु जी को लेकर के सुना है। उसमें इस तरह की कोई भी इस तरह का ज़िक्र अभी नहीं किया था। तो ये नई जानकारी है, मुझे लगता है श्रोताओं को पढ़ना चाहिए भादुड़ी जी को भी। सर अगला सवाल मैं आपसे मैंने करना च जानना कई बार लोग जी। जी सर। मैंने कई बार लोगों को कहा कि पढ़िए ढूंढाए चरितमानस को पढ़िए। जी। वो एक व्यापक एक तरह से एक बिल्कुल हिंदी वालों के लिए नई चीज है।
और इतने बड़े गुरु से, गुरु के सानिध्य में रहते हुए किस तरह से रेणु प्रभावित थे, ये भी आप समझ सकते हैं। लेकिन रेणु ने अपनी राह अलग चुनी, बिल्कुल। तीसरी कसम, तीसरी कसम को क्या कहेंगे लोग? क्या महुआ घटवारिन जी। या और किसी का ये है, अनुवाद है, कॉपी है? जी नहीं। वो तो रेणु, महुआ घटवारिन का बहुत आखिर में आके चर्चा करते हैं, एक एक जगह मिथ का बस नाम लेते हैं, बाकी तो उनकी अपनी मौलिकता है। महुआ घटवारिन ही उसकी एक तरह से, मैंने जब लिखा ना, मैंने स्क्रिप्ट लिखी ना, जी। महुआ घटवारिन का जो ये है, ये रेणु ने कैसे ढंग से पकड़ा उसको, हम्म, जी। कि जी। वो जो एक आदमी जो है, जो प्यार करता है लेकिन डरपोक है, डरपोक है, उसमें नायकत्व तो नहीं है भरत मुनि के नायकों की तरह। तो जब महुआ हम्म। कूदती है जान स्केप करने के लिए, तो वो भी कूदता है उसको बचाने के लिए। कूद तो गया, जी। बचाना तो आता नहीं, तैरना तो आता नहीं। तब महुआ ने देखा कि डूब रहा है वो, उसके पहले तो उसके मन में कोई प्रेम का स्पर्श नहीं था, तब घूम करके उसको पकड़वा देती है। ये रेणु की पूरी जीवन शैली का एक तरह से अगर निचोड़े कई बिंदु निकलेंगे तो एक बिंदु ये था। तो वहां जी। से उन्होंने उसको लिया, और ये उन्होंने, एक राइटर कहाँ से उसके जीवन को चुनता है, चीज़ों को सजाता जी। है, ये उसकी अपनी चीज़ होती है। जी। सर, मैं अगला सवाल आपसे करती हूँ। अक्सर रेणु को लेकर के एक बात कही जाती है कि रेणु के साथ बहुत अन्याय हुआ। क्या रेणु के द्वारा भी किसी के साथ अन्याय किया गया? इस संदर्भ में आपका अपना क्या दृष्टिकोण है? ये प्रश्न मेरे लिए छीलने वाला है, छीलने वाला, यानी एक तरह से अंत रक्तस्राव की तरह है। जी। लतिका जी का नाम आपने सुना होगा। हाँ, बिल्कुल रेणु बिल्कुल। की तीन तीन पहली। बीबियां। अच्छा। ये हम लोगों को अगर मालूम हो तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं। बड़ी जो पत्नी थी, उसकी बेटी का नाम, जो सीता, सीता से हम लोग मिले थे रेणु के घर पर, रो रही थी। जी। और उनकी जो एक, जो अपनी लतिका के पहले थी, पद्मा जी, उनसे ही मिले थे। पद्मा जी बहुत कुछ रेणु ने उनको सिखा दिया था लगता है। रेणु के मरने के बाद हम लोग गए थे वैसे, कि जितनी बातें हम लोग पूछ रहे थे, हम थे, संजय थे और शिवमूर्ति जी था, बहुत सारे लोग, तो जितनी जी। बातें हम लोग पूछ रहे थे मूल रूप में, तो वो स्केप कर रही थी बहुत सारे। रेणु के साथ आपके कैसे संबंध थे, बहुत अच्छे, ऐसे करके बोल रही थी। लेकिन रेणु की, लतिका जी जो तीसरी पत्नी हुई, कैसे कैसे वो उनके जीवन में आई, कैसे कैसे एक तरह से अपहरण हुआ है एक तरह से लतिका जी का रेणु के द्वारा। प्रेम में हम्म। बहुत कुछ होता है, झूठ बोलना, जी। छल करना, ये करना वो करना। प्रेम में कहते हैं, प्रेम में और युद्ध में सब कुछ जायज होता है। तो लतिका जी आई, उस लतिका जी ने अपनी नर्स की नौकरी को एक तरह से ताक पर रखा, और प्रेम को, ये कहते थे, रेणु कहते थे मर जाएंगे, ले आए। लेकिन सारी बातें छुपाई, सारी बातें छुपाई। और एक तरह से उनकी अगर तीनों पत्नियां होती तो क्या होता, बहुत सारा कुछ गलत सलत हुआ। ये उतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी भी, लतिका जी प्रताड़ित नहीं, लतिका जी को कोई बच्चा नहीं होने दिया उन्होंने। क्यों कहते थे मेरे इतने बच्चे पहले से हैं? एक स्त्री के लिए एक तरह से बहुत ही गलत आचरण, और बहुत कुछ करते रहे। जी। और लतिका जी ने पैसे दिए, गहने बेच के, सुनते हैं, उपन्यास छपवाने के लिए, जो भी किया। उस लतिका जी को जितना उनके प्रति न्याय होना चाहिए था, उसका दशांश भी उन्होंने नहीं किया। जो घर राजेंद्र नगर में मिला था, जिसमें थी लतिका जी अंतिम दिनों में, अकेली अकेली, नौकरी भी छूट चुकी थी, बच्चा था ही नहीं, रेणु जी थे ही नहीं। एक औरत कैसे एकांत जिंदगी जीती है, ये बहुत ही, रेणु के इस अन्याय को हम भूल नहीं सकते हैं। और
बहुत कुछ है, मैं नहीं कहना चाहूँगा, सब लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं तो आपने जान जाएंगे। मुझे रेणु के इस आचरण पर बहुत ही दुख है। ये सारा इंटरव्यू कभी नरेन, एक कथाकार हमारे मित्र हैं पटना के, उन्होंने शिवमूर्ति जी के साथ गए थे लोग और लिया था। और मैं अक्षर पर्व का संपादक था। अक्षर पर्व के संपादन में मैंने वो सारा इंटरव्यू प्रकाशित किया था, थोड़े संशोधन के साथ। तो रेणु ने ये जो किया लतिका जी के साथ अन्याय था। रेणु जो मानव चरित्रों के इतने बड़े चितेरे थे, जो हर स्त्री के मन की पीड़ा को जुबान देते थे, वो रेणु जी अपनी उस प्रेमिका पत्नी के साथ बाद में, जिसने जिसने जिंदगी एक तरह से गंवा दी उनके लिए, उसके प्रति कैसे, क्या कहेंगे, निर्मम बने रहे। जी। और उनके कुछ ये पॉलिटिकल जो ये थे उसके प्रति कहने पर भर जाएगा। अभी उसके उस प्रसंग को रहने ही दीजिए। कोई बात नहीं सर, यही प्रसंग अपने आप में बहुत मार्मिक है। और जो अमूमन जो सवाल ये उठता रहा है कि रेणु के साथ बहुत अन्याय हुआ, तो रेणु का एक यही अन्याय बहुत व्यापक है इस तुलना को करने के लिए कि उनके द्वारा किस तरह से एक स्त्री का, जो उनकी खुद की प्रेयसी और पत्नी है, उनके साथ उन्होंने क्या अन्याय किया। इतना ही प्रसंग काफी है, और बहुत ज्यादा किसी मरे व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा खोल के कहना भी उचित नहीं होगा शायद आज के समय में। जी। जी। एक चीज़ और इसमें जोड़ दूं कि जी। उनके बाद उनको उनको उनके घर वाले, मैंने पहली पत्नी वाले, पद्मा जी वाले या और लोग जबरदस्ती निकाल रहे थे घर से। जिस औरत के पास न खाने पीने का कोई साधन है, न कहीं कुछ है, रहने का एकमात्र आश्रय जो रेणु के जरिए उनको मिला था, उससे खींच करके उनको बाहर निकाला था। अगर ये हुआ है तो वाकई ये अन्याय है। सर रोंगटे और खड़े हो गए इस संस्मरण को सुन करके, लतिका जी ने कितना बड़ा त्याग किया। तो हम जी, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि लतिका जी अगर नहीं होती तो शायद रेणु जी रेणु नहीं बने होते। अगर हम ऐसे कहें तो गलत नहीं होगा। नहीं, इसको आंशिक रूप से बात तो सत्य है, जी। क्योंकि प्रेम का अवदान या स्त्री का पुरुष के जीवन में जो अवदान होता है, वो ही एक आदमी को संपूर्ण आदमी बनाता है। जी। 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 और बताइए। हम सर अगला सवाल की तरफ चलते हैं। हालांकि मैला आंचल और पति परी कथा को लेकर के आपने अपनी एक बात बीच में रखी थी, लेकिन मैं एक दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि रेणु की कौन सी मतलब ये तो पहले सवाल में आपका आ गया था, दूसरे में भी ये बात आ गई, लेकिन उनके जो सतीनाथ सिंह जी के साथ जो संबंध थे, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उनके उपन्यास का उनके रचना पर छाया है नहीं है वो अलग सवाल हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच के जो आपसी संबंध थे वो किस तरह के थे? आप उसको कैसे अपने हिसाब से देखते हैं? मैं इसको जिस ढंग से देखता हूँ उस ढंग से शायद बहुत कम लोग देखें, जी। क्योंकि मैंने दोनों को पढ़ा है। जी। सत्यनाथ भादुड़ी भारतवर्ष के अग्रिम पंक्ति के लेखक थे। जी। इसको हिंदी वाले कम जानते हैं, जान जाएंगे तो मेरी बात पर शायद सहमत हो जाएंगे। जी। तो सत्यनाथ भादुड़ी की की उदात्तता, सब्लिमेशन उनका जो था इतना व्यापक था, रचना का वैभव जो था इतना बड़ा था। हालांकि उन्होंने बहुत आश्चर्य की बात, उन्होंने बहुत बाद में ये सब चीजें शुरू की। अविवाहित जी। थे, लगभग 40-50 के साल की उम्र में उन्होंने तकमा टोली घूमना शुरू किया। उसमें उनके दुख दर्द भाषा और कैरिकेचर वगैरह, पता नहीं कैसे कैसे एक आदमी कब बनता है। हम्म, तो वो बने। और उसमें उनकी जो है वो आई द्रोणाचरितमानस। एक एक कहानी और थी, एक उपन्यास और था जागरी, इस पर रविंद्र पुरस्कार उनको मिला था बंगला में, 4 व्यक्तियों द्वारा अलग अलग। ये सब चीजें नहीं ले पाए रेणु,
लेकिन रेणु ने जो अपना विकास किया, अच्छा हुआ कि रेणु ने नहीं दिया, लेकिन लेने की जो खुशबू तो ले सकते थे, खुशबू ले सकते थे, खुशबू उन्होंने शायद जी भाषा का ली थी, और गुरु को एक तरह से गुरु मानते हुए रहे, लेकिन गुरु बहुत उदार मना थे, शिष्य उतना उदार मना नहीं था। शिष्य उसको पॉकेट से जैसे चुन चुन के जो चीज़ें उनको पसंद आ रही थी, इसका इसका इसकी वजह ये थी कि दोनों के अध्ययन और संस्कार अलग अलग थे। रेणु अगर उस मैंने सत्यनाथ भादुड़ी की व्यापकता को समझ पाते, मेरा अपना जो मानना है कि रेणु अगर उसकी व्यापकता को समझ पाते तो सिर्फ ये मैला आंचल और 5 कहानियां जिसके ऊपर हम उनको अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं कि महानता की, सिर्फ यही नहीं, एक बहुत बड़ा कैनवस दे पाते वो, और जो नहीं दे पाए, हौसले बांके उपकथा या इस तरह का और जो चीज़ें हैं। सत्यनाथ भादुड़ी को तो खैर बाद में जर्मन वालों ने समझा कि रविन्द्रनाथ और शरत और प्रेमचंद के बाद भी कोई राइटर है। ये हिंदी वालों ने तो मैं उनकी बात नहीं कहूँगा, उनकी बात हो जाएगी, लेकिन जिस एंगल से एंगल ऑफ अप्रोच ऑफ सत्यनाथ भादुड़ी ये बिल्कुल अलग है रेणु से। रेणु का जो मैन ऑफ अप्रोच जो है, एंगल ऑफ अप्रोच अलग है, उनका अलग है। खैर रेणु रेणु है, रेणु रेणु है और वो सत्यनाथ सत्यनाथ है, हमको क्या, दोनों ही महान हाँ, हैं। दोनों को जी, दोनों की तुलना आज आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका सतीनाथ जी का रहा होगा, रेणु जी का एक अपना समाज और साहित्य के साथ संबंध बना। लेकिन इससे एक सवाल और उठता है सर कि क्या सतीनाथ जी के लेखन का रेणु जी के लेखन में प्रभाव है? अगर पड़ा तो वो किस तरह का है? क्या वो हम उसका मूल्यांकन कर पाते हैं या मूल्यांकन हुआ है? आप ऐसा महसूस करते हैं? क्योंकि जब दोनों करीबी हैं, संबंध है, तो प्रभाव तो जरूर पड़ा होगा। एक बात मैं रेणु के साथ जो असहमत लोगों के हैं, रेणु ने भाषा के स्तर पर, उसको मैं कह दूं, रेणु के साथ जो असहमत के स्तर पर है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा या कई लोग जो हैं ये कहते हैं कि भाषा को गंदला किया रेणु ने, भाषा को जीवंत किया। जो रेणु की वर्चुअलिटी थी, उसको लोगों ने कहा भाषा को गंदला किया। भाषा रेणु के पहले इतनी जीवंत नहीं थी। ये जी चाहे वो सत्यनाथ भादुड़ी के संस्पर्श में, क्योंकि उसमें कई लोग थे जो बिहार के ही थे, बहुत अच्छी भाषा लिख रहे थे, जी और इससे वंचित रह जाते अगर वो ऋण नहीं होते। हाँ, आपने क्या अभी पूछा? मतलब दोनों जी, दोनों के आपसी संबंध थे, तो रेणु जी पर सतीनाथ का प्रभाव पड़ा या सतीनाथ जी पर रेणु का कभी पड़ा? क्या ऐसा हुआ होगा या हुआ है? क्योंकि मैंने सतीनाथ जी को नहीं पढ़ा। तो उसके विषय में कभी फिर पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सहमत। रेणु को हम करते हैं, रेणु जी श्रद्धेय हैं। रेणु ना होते जी तो हमारा हिंदी साहित्य अपेक्षाकृत दरिद्रहीन होता। अब इसका जी श्रेय कहाँ कहाँ से जाता है, कहाँ कहाँ से जाता है, बहुत सारी जी जगहों से जाता है। जी कुछ संयोग होते हैं, जी संयोग होते हैं। जी बिल्कुल। जैसे एक जी जी जी, बोलिए। आप कुछ कह रहे नहीं, वो बात दूर से चली जाएगी, दूसरी ओर बहक जाएगी बात। अच्छा। मुझे लगा आपकी बात खत्म हो गई, तो मैं यही पूछना चाह रही थी, चूंकि आपने तीसरी कसम की स्क्रिप्ट भी लिखी है और तीसरी कसम की पहले भी फिल्म बनी है। आपने जब स्क्रिप्ट लिखा तो तीसरी कसम फिल्म और कथा दोनों में अंतर होता है क्या? क्योंकि साहित्य को सिनेमा के करीब माना तो जाता है,
लेकिन स्क्रिप्ट अलग से क्यों लिखवाई जाती है जब ऑलरेडी कहानी लिखी जा चुकी है? तो आप इसको थोड़ा-सा इस पर रोशनी डालें कि चूँकि आपने लिखा है स्क्रिप्ट, इसलिए ये मैं सवाल इच्छा के जिज्ञासा के तौर पे जानना चाहती हूँ कि तीसरी कसम कहानी और स्क्रिप्ट दोनों में क्या अंतर आपने महसूस किया? तीसरी कसम या कोई भी कहानी कितने जी। एंगल से, कितने कोणों से देखी जाती है, ये मतलब जानने की बात होती है। जैसे जो कहानी है वो मुख्यतः वहाँ से शुरू होती है, नेपाल की तराई से बैलों को लिए हुए आ रहा है, जी। लदने लदी हुई है और अपने ढंग से चीट कर रहा है बैलों को भी, इसके वहाँ चोरी का माल लेके आ रहा है, मुनीम छुपा हुआ है उसके पीछे, एक दृश्य है। जी। ये फिल्म में भी शायद इस तरह से ये है, क्योंकि पुलिस पिटाई करती है। तो इसके बाद क्या होता है, हमने जब देखा कि इस ढंग से नहीं, और भी तरीके हैं, यानी हम उसके नायक को पहली बार उपस्थित कर रहे हैं। कैसे उपस्थित करें कि नायक जो है हमारा अपने अपने संपूर्ण प्रभावष्णुता के साथ पहली बार ही अटैक करे। या दूसरा सवाल ये होता है कि आखिर नायक को हम कैसे प्रस्तुत करें। फिल्म एक दूसरे ढंग का माध्यम है और साहित्य दूसरे ढंग का माध्यम है। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरा अपना जो ये है कि मेरे लिए नाटक, फिल्म और साहित्य तीनों कहीं ना कहीं मिलते हैं। मैं उस बिंदु से ये उठाता हूँ और किसी भी दिशा में जाने की सहूलियत तलाशता हूँ। इससे क्या होता है, इससे बहुत सारी बातों को हम कह पाते हैं। वो जो स्क्रिप्ट की बात है वो तो दूसरी बात है कि हमने वहां से किया और फिर उसमें कुछ चीजें ऐसी जोड़नी थी जिससे कि कहानीपन या ऋण जो कहना चाहते थे वो ज्यादा खिल सके। हो सकती है, देखिए फिल्म कब बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, हो सकता है डब्बे में वैसे नहीं, क्योंकि इसको लेकर के जो हमारे ये थे क्रिटिक हो गए, वो शैलेंद्र शैलेंद्र के बेटे। अब देखिए कि जातिवाद का दंश ये होता है कि इतनी अच्छी कहानी उन्होंने चुनी बनाई, लेकिन किसने उस पीड़ा को, उस ओबीसी की पीड़ा को, उस हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग की पीड़ा को समझा भी किसने? तो शैलेंद्र ने, जो खुद उस वर्ग से आते थे। और लोगों ने, और लोग कहानी तो पढ़ी हुई थी, लेकिन उनको तो त्रिकोणात्मक प्रेम कथा, ये वो लप्पा, बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान या उसके सुख दुख की, उसकी आकांक्षा को तक पहुंचने की, वो जो ये होते हैं भीतर से लालसा, जाने हमारे देश का आदमी है, ये नहीं होता। तो फिल्म के माध्यम से मैं देखा कि मैंने बताया कि हम एक ऐसे बिंदु, मैं खासकर जो हूँ ऐसा बिंदु तलाशता हूँ जहाँ से हम तीनों तरफ बढ़ सकें, क्योंकि संवादों की गरिमा जो होती है अत नाटकीयता से अगर बच सकें तो नाटकों में होती है। विजुअलिटी का जो मामला होता है वो फिल्मों में होता है, दृश्यात्मक। जी। जी। और कहानी जिस बात को ना फिल्म दिखा सकती है ना नाटक दिखा सकता है, तो अपनी कहानी पूरे अंतर्वस्तु के प्रस्फुटन में वो कहानी में होती है। जी। ये तीनों माध्यमों की अपनी अपनी विशेषता है, किसको क्या कहें किसको नहीं। जी सर। मुझे लेकिन अच्छा लगा देखते हुए उसको, और मुझे कुछ खास खास खूबियाँ और नजर आई। खासकर महुआ घटवाली का प्रसंग जो है मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। बाद में हम लोगों जी। ने महुआ घटवाली के गीत भी सुने उनके अंचल में जाकर। जी। जी। जी सर। सर, हमने काफ़ी 50 मिनट से ज़्यादा वो कर लिया है।
बातचीत। आखिर में हम आपसे ये चलते-चलाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जब हम उनके जन्म शती वर्ष मना रहे हैं, तो नई पीढ़ी जो है नए ढंग जी। से पढ़ रही, लिख रही है, उनकी हिंदी को लेकर के उतनी रुचि नहीं है। ऐसे में रेणु जी के साहित्य को पढ़ना उनके लिए कैसे सुगम बनाया जा सकता है? क्योंकि उनकी भाषा जो है बिल्कुल अलग है, शिल्प बिल्कुल अलग है रेणु का, वो ज़माना दूसरा था, अभी दूसरा है। तो आप एक आज के बच्चों को रेणु को पढ़ने के संदर्भ में क्या कोई मुख्य बात या संदेश देना चाहेंगे? बात कट रही है, उसी में अपने को समेट लीजिएगा। आप इस बात को जी, समझ लीजिए कि आजकल के जी, बच्चों को, देखिए, दुनिया हमेशा नई होती है। जी, प्राथमिकता में नई पीढ़ी अपना चयन करती है खुद। जी, लेकिन अपने देश को जानने के लिए, देश के अंतिम व्यक्ति को जानने के लिए, उस भाषा को जानने के लिए ऋण से गुजरना बहुत ज़रूरी है। ऋण आपको निराश नहीं करेंगे, जी, ऋण आपको समृद्धि करेंगे। आपने ऋण को उन्हें पढ़ने दिया ही नहीं, मैं अगर ये कहूँ तो शायद ज़्यादा सच होगा। और ऋण को पढ़ने के पीछे, कुछ कोई चीज़ पढ़ने के पहले अंग्रेजी पढ़ाने के पीछे, फ्रेंच पढ़ाने के पीछे हम कितनी प्रस्तुति देते हैं। अपनी भाषा को जानने के लिए, पढ़ाने के लिए हमने कोई तैयारी नहीं की है। थोड़ा सा अपने को डी क्लास करके उस स्तर पर ले आएंगे तो देखेंगे कि वहाँ अनमोल रतन बिखरे हुए हैं, एक से एक चीज़ें हैं। मैं अभी कैसे कहूँ, रुचि जगाना माँ बाप का भी काम है। माँ बाप खुद ही पता नहीं है, कहेंगे कि भाषा को गंदला कर दिया। हमारे एक मित्र थे, हमने सीधे सीधे उनको चैलेंज किया हैदराबाद में, हमने कहा भाषा को गंदला कर दिया। आप अपने देश को, अपनी भाषाओं को कितना जानते हैं, कितना प्यार करते हैं? भाषा में कौन बनाता है? भूगोल बनाता है, भूगोल कल्चर से बनती है। और खैर विषय बहुत बड़ा है। यानी हमें रुचि उत्पन्न करनी पड़ेगी इस जी, शताब्दी वर्ष पर अपने प्रिय कथाकार को, जिससे सहमत भी है, असहमत भी है, जिसकी खामियों को हमने माफ भी नहीं किया, लेकिन जिसकी खूबियों को जी भर कर प्यार किया, उसको मेरा श्रद्धा निवेदन, प्रणाम। और आप सबको धन्यवाद कि आप सबने ऋण को फिर से रिवाइव करने की एक रिवाइव करने का एक उचित अवसर दिया। धन्यवाद। शुक्रिया। आपने रेणु के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। शायद हम भी उस बात से अवगत नहीं थे और मेरे लिए इस बात को जानना और पढ़ना मेरे ख्याल से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और जो साहित्य में अभिरुचि रखते हैं, साहित्य अनुरागी हैं और साहित्य में ही जीते-मरते हैं, हमें लगता है कि उन्हें सतीनाथ के साथ रेणु को पढ़ना चाहिए, ताकि और दृष्टि खुल सके कि रेणु, रेणु क्यों है और सतीनाथ, सतीनाथ क्यों हैं। और आज के समय में रेणु की प्रासंगिकता इसीलिए बनी हुई है क्योंकि उन्होंने एक ऐसी शैली अपनाई, एक ऐसा परिवेश लिया और उन्होंने आंचलिकता का जो एक नया बिंब खड़ा किया। उस आंचलिकता के फ्रेम में बांधने के बजाय हमें उनके साहित्य के पीछे प्रतिध्वनियों को सुनने की ज़रूरत है, जिन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से देश में, समाज में एक गहरी दृष्टि रखी। आज सर ने हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी बातें रखी और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे पाठक, श्रोता, दर्शक इससे बहुत लाभान्वित होंगे। सर ने बहुत कीमती वक़्त दिया, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ और प्रणाम सर। हाँ।